बिल्कुल हरिकेश जी, मैं इन सब बातों पे आऊँगा, पर उससे पहले हम कुछ जिन पारिभाषिक शब्दों पे हम चर्चा कर रहे थे, जैसे कि हमने पहले ये फ़र्क किया कि जन आंदोलन और जन विद्रोह में फ़र्क है। फिर यहाँ इन दिनों में मीडिया में जन क्रांति की भी बात चल रही है कि श्रीलंका में जन क्रांति हो रही है। तो यहाँ बतौर एक शिक्षक होने के नाते मैं कुछ चीज़ें स्पष्ट करता हूँ कि जो जन आंदोलन है या जन विद्रोह है, उनका संबंध नेताओं से नहीं होता है। क्योंकि उस हिसाब से जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, नेता तो उसमें भी थे। तो ऐसा नहीं है कि विद्रोह में नेता नहीं होते हैं। और अगर श्रीलंका में कुछ जो हमारे पत्रकार साथी हैं या बहुत सारे जो टीवी चैनल्स हैं, वहाँ क्रांति शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 1-2 टीवी चैनल्स को मैंने ठीक भी किया और उन्होंने उसके बाद में क्रांति शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और विद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया। इन सब में मैं फ़र्क बताता हूँ। दरअसल क्रांति वह होती है जब जन विद्रोह के बाद में जब पूरी व्यवस्था बदल दी जाती है। जैसे कि मान लो रूस में क्रांति हुई थी, फ्रांस में क्रांति हुई थी। क्रांति होना मतलब कि एकदम पूरी व्यवस्था को बदल देना, राजतंत्र से हम प्रजातंत्र की ओर आ गए। तो श्रीलंका में अभी तक कोई क्रांति नहीं है क्योंकि व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आया है, तो वो एक जन विद्रोह है। आंदोलन वहाँ होता है जहाँ जनता आंदोलित होती है ना? ये आंदोलन अलग-अलग तरीके से हो सकता है, जैसे कि भक्ति आंदोलन था क्योंकि वहाँ जनता आंदोलित आंदोलित थी, पर वहाँ किसी खास नेता को हम नहीं कह सकते कि वो नेता उसने भक्ति आंदोलन को जन्म दिया। पर ख़ैर, यह जो भी पारिभाषिक शब्दावली को लेकर जो चिंताएँ और जो करनी चाहिए वो हमें विश्वविद्यालय के शिक्षकों और प्रोफ़ेसरों के हिस्से छोड़ देनी चाहिए। अभी हमारा प्रश्न कुछ और है। हमारी चिंता यह है श्रीलंका को देखते हुए कि क्या ऐसा जन विद्रोह भारत में भी होने की कोई संभावना है क्या? तो श्रीलंका जैसा तो नहीं होगा निश्चित रूप से, क्योंकि आपने पहले ही स्पष्ट किया कि श्रीलंका की आबादी भी बहुत कम है, एक छोटा-सा देश है। तो वहाँ जनता से संपर्क करना, हम अगर वहाँ सुबह निकले तो शाम तक, क्या मुझे तो लगता है दोपहर तक ही हम पूरा श्रीलंका का एक चक्कर लगा के आ सकते हैं। तो श्रीलंका की परिस्थितियाँ भारत की परिस्थितियों जैसी नहीं हैं और भारत में पूरा इतना बड़ा देश एक साथ इकट्ठा होके कोई विद्रोह कर लेगा या इसकी भी संभावना कम है। क्योंकि उत्तर-पूर्व के लोग विद्रोह करेंगे तब हो सकता है कि उत्तर भारत के लोग ना करें। जब दक्षिण भारत के लोग विद्रोह करेंगे, तो इस तरीके की खासकर इतिहास में या उनमें इस तरीके की केवल संभावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती है। अब हम ये कहें कि क्या भारत में असंतोष है या अनरेस्ट है, तो हाँ, निश्चित रूप से लोगों के मन में असंतोष है, क्योंकि वे वर्तमान व्यवस्था से सुखी नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं और उसके लिए केवल सरकार को दोषी ठहराना ही ठीक नहीं होगा, क्योंकि मीडिया में कुछ वर्षों पहले तक ये चर्चा हो रही थी कि लोगों के पास विकल्प नहीं है। मतलब कि अगर मान लो कोई एक राजनीतिक दल है, तो कोई विकल्प नहीं है इसलिए वह दूसरे राजनीतिक दल का चुनाव कर रहा है। तो ये एक सही दिशा में एक बहस बढ़ रही थी। तो विकल्प नहीं है तो अच्छा, ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों ने परिवर्तन नहीं किया। जहाँ विद्रोह करके परिवर्तन करने की बात आती है, वो सबसे बुरी स्थिति होती है, जैसे कि जो श्रीलंका में हो रही है, कि लोगों में इतना ज़्यादा असंतोष भर जाए कि वह 5 साल तक भी इंतज़ार करने की स्थिति में नहीं हो, क्योंकि श्रीलंका के इस पूरे आर्थिक संकट के बाद में वहाँ जो लोगों की एक सीधी-सादी ज़िंदगी चल रही थी, उसमें खलल पैदा हो गया था। लोगों को पेट्रोल नहीं था, खाने की चीज़ें महँगी मिल रही थी। तो अगर आप किसी की चलती ज़िंदगी को डिस्टर्ब करेंगे, तो इस तरीके का विद्रोह होना स्वाभाविक है। पर जहाँ तक परिवर्तन की बात है और इसका भारत पर प्रभाव है, ऐसा नहीं है कि भारत में परिवर्तन नहीं हुए हैं। मैंने पहले ही आपसे कहा कि विद्रोह से अगर परिवर्तन होता है तो वो बहुत खराब स्थिति है। फिर तो प्रजातंत्र का अर्थ ही क्या रहा? प्रजातंत्र का अर्थ होता है कि बिना लोगों के खून खराबे के, बिना इस तरीके का बहुत बड़ा नुकसान उठाए हुए आप परिवर्तन ला दें, और परिवर्तन हुए भी हैं, दिल्ली में परिवर्तन हुआ है। अगर हम पिछले दशकों का ज़िक्र कर रहे हैं, तो समाजवादी आए हैं, बहुत सारी जो दलितों से संबंधित जो राजनीतिक दल हैं, वे सत्ता में आए हैं और भारत की जनता ने बहुत सारे लोगों को बहुत ही समझदारी से परखा है, वे उन्हें सत्ता में भी लाए हैं, उन्हें मौका भी दिया है।
शुरुआत में ये सारे के सारे राजनीतिक दल काफ़ी ईमानदार रहे हैं, पर धीरे-धीरे वो भी उस सिस्टम का हिस्सा हो गए, उस व्यवस्था का हिस्सा हो गए, जो मूलतः कोई बदलाव करने की स्थिति में नहीं थे। अब मान लो श्रीलंका में ये जन विद्रोह हुआ है और उसकी जगह जो नए लीडर्स आते हैं, जैसा कि अभी जो स्थिति है कि कुछ बहुत सारे जो विपक्ष के लोग हैं या इस तरीके के जो लोग सत्ता में आते हैं, किंतु अगर उनके शासन का जो करने का जो ढांचा है, जो तरीका है, अगर वही होता है, तो समाज में किसी नए विकास की कोई संभावना या संकेत की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। ऐसी स्थिति में व्यवस्था में बदलाव के लिए हमें कुछ बुनियादी चीजों को देखना होगा। बुनियादी चीजों को कैसे देखना होगा? जैसे कि अगर मान लो हम शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं। देखिए, जब सामंतवाद से हम प्रजातंत्र की ओर आते हैं, तो उसमें यह है कि जो पूरा का पूरा जो सामंती व्यवस्था है या जो उनको हम पूरी तरीके से मार डालते हैं या हटा देते हैं या शासन से उनको समाप्त कर देते, तो परिवर्तन आना एकदम स्वाभाविक था, जैसे कि रूस में हुआ। रूस में ज़ारशाही का अंत कर दिया गया, या मान लो फ्रांस में है तो वहाँ के जो राजा को मार दिया गया, तो परिवर्तन हो गया क्योंकि आपने राजतंत्र का अंत कर दिया और उसकी जगह प्रजातंत्र ले आए। पर अब प्रजातंत्र से ज़्यादा बेहतर प्रणाली की ओर हम जा रहे हैं, तो जब प्रजातंत्र से और प्रजातंत्र की जो कुछ बुनियादी सीमाएँ हैं, उन सीमाओं से हटकर जब हम ज़्यादा बेहतर व्यवस्था के लिए जा रहे हैं, तो उसको उस व्यवस्था की प्राप्ति के लिए जो हम उपकरण अपनाएँगे, वो ट्रेडिशनल नहीं हो सकते हैं। वो परंपरावादी उपकरण नहीं हो सकते हैं। हम नए आंदोलनों के लिए नए हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी और ये नए हथियार होंगे, इसका कोई एक उपाय नहीं है, अलग-अलग, क्योंकि अब शासन व्यवस्था पुरानी जो सामंती व्यवस्था थी, उससे अधिक जटिल है। सामंतवाद में ना कोई मिनिस्ट्रीज़ होती थी, ना कार्य का उस तरीके से विभाजन होता था, ना वहाँ न्यायपालिका अलग थी, कार्यपालिका अलग थी, व्यवस्थापिका अलग थी। इसलिए अब हम इस प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था से अगर ज़्यादा बेहतर शासन व्यवस्था चाहते हैं, तो हमें उस जटिल व्यवस्था को समझना पड़ेगा और उसके एक-एक हिस्से को हमें उठा के देखना पड़ेगा। जैसे कि हम शिक्षा व्यवस्था है, तो हम उसकी बुनियादी ज़रूरतों को समझने की कोशिश करेंगे और उसमें परिवर्तन के क्या उपाय हो सकते हैं, उसके बारे में हम सोचेंगे और उसके लिए एक अरविंद व्यवस्थित योजना की ज़रूरत है। उसी अरविंद जी, तरीके यही से यहीं पे ये हाँ, सवाल खड़ा हो रहा है। मैं हुँ, हुँ। आपसे, चूँकि ये चर्चा आप कर रहे हैं, इस तरह के परिवर्तन की बात कर रहे हैं, आप व्यवस्थित परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये बुनियादी सवाल उठता है कि जो भी इस समय काम हो रहा है, चाहे वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ मैं, चाहे संवैधानिक संस्थाओं की बात करूँ मैं, चाहे शिक्षण संस्थाओं की बात करूँ या फिर किसी अमूलचूल परिवर्तन की बात करूँ। सेना में भी जो परिवर्तन हुआ या जो शिक्षणालयों में जो बात आई है कि एडहॉक पर या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षक रखे जाने की बात आ रही है। पढ़ाई के जो अमूलचूल परिवर्तन किए जा रहे हैं, जो परिवर्तन किए जा रहे हैं, क्या वो सही दिशा में हैं? देखिए, जब हम कुछ बहुत ही जो सरकार की नीतियों के बहुत ही छोटे से हिस्से को अगर हम चुनेंगे, मान लो जैसे कि वह सेना में भर्ती का प्रश्न हुआ, या मान लो विश्वविद्यालय में अध्यापकों की भर्ती का प्रश्न हुआ, या हॉस्पिटल्स या ऐसी अनेक संस्थाओं में जो जन सेवाओं से जुड़ी हुई है, उसमें भर्ती और उसकी प्रक्रिया के प्रश्न, तो यह बहुत ही छोटे मुद्दे हैं। उससे हम बहुत बड़े व्यवस्था के परिवर्तन या विद्रोह या इस तरीके की छुट-पुट असंतोष की ज़रूर संभावनाएँ हैं, पर व्यवस्था में परिवर्तन का इससे कोई सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि यह है वो तुरंत रूप से सरकारी प्रबंधन या उसका है, उसका विरोध होगा और सरकार को जब लगेगा कि नहीं, ये स्थिति उनके हाथ से बाहर जा रही है, तो वह तुरंत अपने कदम पीछे खींच लेगी और उस समस्या का समाधान पाने की कोशिश करेगी। हालाँकि उसमें सत्ता का जो स्वरूप होता है या उसका जो नेचर होता है, वह आम तौर पे समझौतावादी नहीं होता है, वह दमन का होता है, चाहे वो कोई-सा भी राजनीतिक दल हो। जब जो भी सत्ता होती है, वह दमन पर आधारित होती है। तो वह एक अपना इसका मतलब फौरी यही हुआ समाधान सर, भी कि इसका मतलब यही हुआ कि आप परिवर्तन करते रहेंगे, चाहे वो मतलब फ्रूटफुल हो या ना हो, आप परिवर्तन करेंगे। और जैसे कि कृषि बिल में हुआ कि आंदोलन खड़ा हो गया और यहाँ पे धरना हो गया, 1 साल तक लगातार चलता रहा ये सारा बवाल, तब जाकर के वो कृषि बिल वापस हुआ। ठीक वैसे ही अग्निपथ के लिए भी यही समस्या। मतलब कहने का आपका यही तात्पर्य है कि अगर इस तरह का किसी भी परिवर्तन पर अगर उसको वापस करवाना है, तो आपको विद्रोह पर आना पड़ेगा या आंदोलन पर आना पड़ेगा और ऐसी स्थिति से आपको गुजरना पड़ेगा। अन्यथा ये मान के चलिए कि ऐसे छुटपुट परिवर्तन होते रहेंगे।
हाँ, पर यह बहुत ही खासकर जनता के लिए काफ़ी दुखद है कि वह एक-एक बिल पे ऐसे आंदोलन करें। जब हम कॉलोनियल सरकार की बात कर रहे थे तब भी ऐसा होता था कि जो शुरुआती हमारा विरोध होता था वह 1-2 छुट-पुट बिलों पे होता था कि हमें ये बिल पसंद नहीं है, हमें ये नहीं है, हमारी सरकार की ये नीतियाँ पसंद नहीं है। फिर गांधी के नेतृत्व में हमने देखा और भी बहुत सारे जो नेता उनके साथ थे या उसके बाहर भी जो प्रयास कर रहे थे, तो गांधी के नेतृत्व में वह एक बहुत बड़ा आंदोलन जन्म लेता है, तो हो सकता है कि भारत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा हो क्योंकि जो हम उम्मीद कर रहे थे या जो हमें सपने दिखाए गए थे, वह कि हमारे देश आज़ाद होने के बाद में इतना अच्छा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वह धीरे-धीरे मोह भंग हो रहा है और अब तक जनता का मोह भंग हो चुका है। वह ये था कि आज़ादी के बाद में या जो खासकर राजनेताओं पे जो भरोसा हुआ करता था, वह अब टूट चुका है। तो निश्चित रूप से ये कहना कि केवल छुट-पुट ऐसे विद्रोह होते हैं, मुझे लगता है कि यह केवल एक संकेत मात्र है, जो आगे का भारत कैसा होगा और निश्चित रूप से वह बेहतर भारत होगा। और कभी-कभी क्या होता है कि जब पानी में उबाल आता है, तो हमें लगता है पानी धीरे-धीरे गर्म होता है, तो हमें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है और हम ये सोचते हैं कि कुछ दिखाई तो दे ही नहीं रहा है। फिर अचानक से हम देखते हैं कि उस पानी में एक बुलबुला जन्म लेता है, फिर दूसरा बुलबुला होता है और अचानक से पूरा पानी उबलने लगता है। लगभग समाज की भी हालत ऐसी ही है, एक असंतोष होता है, अभी तो वो गर्म हो रहा है, अभी उसके लिए वह स्थितियाँ तैयार नहीं है कि पूरी तरीके से आमूल-चूल परिवर्तन के लिए करें। पर जब भी ऐसे विद्रोह हुए हैं तो इसमें सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि अगर कोई भी समाज अराजकता की तरफ चला जाता है, तो उसकी उसे बहुत बड़ी कीमत देनी होती है क्योंकि फ्रांस में जब राजा की हत्या हो गई थी, तो उसके बाद में जितना खून-खराबा हुआ कि फ्रांस के लोगों ने कहा कि इससे ज़्यादा तो अच्छा राजवंशी था। नेपोलियन बोनापार्ट के आने तक जो स्थितियाँ थी, वो कोई बहुत ज़्यादा सुखद नहीं थी। तो ऐसा बहुत ज़्यादा उत्साह होना कि एक विद्रोह हो जाए और पूरा अनरेस्ट पैदा हो जाए, वो इस तरीके का चाव बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं कहा जा सकता, ये समाज के हित में नहीं हो सकता है। किंतु हाँ, हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि जो स्थितियाँ हैं, हम जनता में जैसे गांधी खुद कहते थे कि अरे! ज़रूरत ही नहीं है, जनता को आप इतना जागृत कर दो कि आपके नेताओं की हिम्मत ही ना हो कि वे आपके उम्मीदों के खिलाफ या आपकी आशाओं के खिलाफ जाएँ। तो हमें उसी जागृति की ज़रूरत है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।